किसको स्टेटमेंट बोलते हैं? मतलब इंग्लिश में एक सेंटेंस है, यहाँ स्टेटमेंट, मैथ का स्टेटमेंट थोड़ा अलग होता है। स्टेटमेंट मतलब होता है वैसा सेंटेंस जो आइदर ट्रू हो और फॉल्स हो, बस दोनों एक साथ नहीं हो। वैसा सेंटेंस जो आइदर ट्रू हो और फॉल्स हो बट एक साथ नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ऐसा कोई एग्जांपल है तुम लोग के पास जो कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो, मतलब दोनों एक साथ हो सकता हो? श्रोडिंगर्स कैट। क्या? श्रोडिंगर्स कैट। ये क्या होता है? पागल कहीं से भी कुछ वो डेथ और अलाइव वाला। अरे हाँ प्रोबेबिलिटी है। मारेंगे बहुत ये। कॉम्प्लिकेटेड है। वो तब तो उतना उसमें कॉम्प्लिकेटेड रीजनिंग नहीं। काम ही नहीं करेगा। अग्निवा का गर्लफ्रेंड है, ये भी थोड़ा ऐसा स्टेटमेंट है। नहीं तो ये तो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों हो सकता है क्या? हाँ, नहीं कभी नहीं, या दोनों तो फॉल्स हो है, होगा या फॉल्स नहीं होगा। जीत सकता है फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट है, ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रू ही होगा वही स्टेटमेंट है। या तो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट। लिखो, डेफिनेशन लिखो जैसे स्टेटमेंट में। अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। अ सेंटेंस इज कॉल्ड A sentence is called a mathematically acceptable statement. A sentence is called mathematically acceptable statement if it is either true or false. If it is either true or false. If it is either true or false but not both. If it is either true or false but not both. But not both. इसको और क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन। ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बोलेंगे, कोई एक सिंपल सेंटेंस को बोलेंगे प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। ठीक है, ये नोट कर लो। इसमें क्या है? अ सेंटेंस विच इज एन एक्सक्लामेटरी और अ विश और अ imperative और an interrogative। ये जो लाइन लिखा हुआ है, a sentence which is an exclamatory or a wish or an imperative or an interrogative cannot be a statement, cannot be a mathematical statement, cannot मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब किसी भी सेंटेंस में या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज हुआ हो, या किसी का विश है, इम्पेरेटिव है, क्या मतलब होता है ऑर्डर सर है, ओबे है। एक्सक्लेमेटरी? जैसे खुशी का वर्ड होता है अल्लाह, हुर्रे, वी ओन द मैच, इस टाइप का नहीं सुना है? यस सर। एक टर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी। ये सब तो इंग्लिश का चीज है रे। विश मतलब पता ही है, इम्पेरेटिव मतलब ओबे, ऑर्डर, ये सब हुआ। इंटरोगेटिव पता ही है, विच, व्हेन, ये सब वाला। वो सारा स्टेटमेंट क्या है? सारा सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे इसका थर्ड एग्जांपल है, वेयर आर यू गोइंग। इसमें क्या लगा दिया? वेयर। मतलब ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। हो सकता है वो जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, या सही बोलेगा या गलत बोलेगा, मतलब फिक्स नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगर बोलेंगे 2 इज एन ऑड नंबर, स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। 2 इज एन ऑड नंबर क्या है? ऑलवेज फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट है। 3 इज एन ऑड नंबर,
ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब ये भी स्टेटमेंट है। तो जो हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स हो वो स्टेटमेंट है। जो दोनों हो सकता है वो नहीं है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा। कोई x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू 4 रखा, ट्रू है। कोई x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू 5 रखा, फॉल्स है। कभी ट्रू होगा, कभी फॉल्स होगा। मीन्स ये बोथ है, ट्रू भी है फॉल्स भी है। तो क्या बोलेंगे? नॉट अ स्टेटमेंट। समझ गया? हाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कौन सा स्टेटमेंट है, निकाल लेगा। हाँ चलो अब सेकेंड लिखो, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, या इसका एग्जांपल भी दें। चलो एक दो एग्जांपल लिखो, बोलो कौन सा है कौन सा नहीं है। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। फर्स्ट, there are 35 days in a month. There are 35 days in a month. सब एक साथ बोलना। इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट बोल देना, मतलब नंबर ऑफ सेंटेंस बोलना है जो स्टेटमेंट है। 5 लिखवा रहे हैं, उसमें कितना नंबर सेंटेंस है, कितना सेंटेंस है, और मतलब कितना स्टेटमेंट है कितना नहीं है। फर्स्ट, देयर आर 25 डेज इन अ मंथ। सेकेंड, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। थर्ड, a square of a number is even. A square of a number is even. A a square of a number is even. Fourth, sides of a quadrilateral are equal. Sides of a quadrilateral are equal. Sides of a quadrilateral are equal. Today is Wednesday. Today is Wednesday. कितना सेंटेंस स्टेटमेंट है इस 5 में से? लास्ट वाला रिपीट कीजिए ना। टुडे इज वेंसडे। सर 1 तो स्टेटमेंट है, 2 3 4 नहीं है, पर 5 भी नहीं है ना। वो तो डिपेंड Five करेगा तो नहीं किस है। दिन बोल रहे हैं। क्या है? सिर्फ 1 है, बाकी कोई नहीं है। सर मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, वो तो आप बोल दिया है ना डिफिकल्ट है, तो अब दूसरा कुछ तो नहीं नहीं हो तो सकता। वो तो डिपेंड करेगा ना, बोल रहा है तब किसी के अकॉर्डिंग वो सही है, किसी के अकॉर्डिंग फॉल्स है। किसी को इजी लगेगा, किसी को टफ लगेगा। अब बोल दिए तो ये हुआ है कि दो हमेशा ही ट्रू होगा कि हमेशा फॉल्स होगा। जिसको बहुत आसान लगता है उसके लिए क्या है? फॉल्स है। हाँ जिसको रियली टफ लगता है उसके लिए क्या है? ट्रू है। तो दोनों हो गया ना। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, स्क्वायर ऑफ नंबर इज इवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल, पता ही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। टुडे इज वेंसडे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा किस दिन बोला है। ये सारा आज अगर क्या सही है? में वेडनेसडे होता स्टेटमेंट। तब, हाँ, बस आज सही में वेडनेसडे होता तब। अरे गधा, यही तो बोल रहे हैं। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर आज वेडनेसडे है तो ट्रू है, कल पूछेगा तो फॉल्स है, तो दोनों हो गया ना। हाँ, क्या ये होगा ऑलवेज ट्रू होगा। क्या लिखा है स्टेटमेंट? मतलब वैसा ऑलवेज सेंटेंस जो ऑलवेज ट्रू हो और ऑलवेज फॉल्स हो, दोनों नहीं हो। क्या है? सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट सेंटेंस मतलब वो स्टेटमेंट है। बाकी सारा ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है।
ठीक है। अब लिखो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, ये डिफिनेशन लिख लो सर। ये सब डिफिनेशन का मतलब है नहीं, बस समझना है। ये लिख लो इसी का डिफिनेशन। एनी स्टेटमेंट whose truth value does not depend on other statement. Any statement whose truth value does not depend on other statement. Any statement whose truth value does not depend on other statement. इसको और क्या बोल सकते हैं? सिंपल स्टेटमेंट मतलब कोई एक ही सेंटेंस हो। अगर कोई एक सेंटेंस है तो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करे। नो सर। जैसे दो एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, इफ टू इज एन इवन नंबर एंड 3 डिविजिबल बाय 2। 2 इज एन इवन नंबर एंड 3 इज डिविजिबल बाय 2। तब पूरा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। दोनों डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, तो क्या होगा बाद में देखेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन क्या किसी एक पे डिपेंड कर रहा है पूरा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। अगर सिंपली कोई बोलेगा 2 इज एन इवन नंबर अच्छा और कैसे किसी पे दोनों पे डिपेंड डिपेंड करेगा? करेगा? अभी तो शुरू हुआ है। नहीं कैसे धीरे धीरे दोनों पे देखो। डिपेंड? 2 इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो तो 3/2 से डिविजिबल है या नहीं, वो कैसे डिपेंड कर रहा अरे गधा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बोले तो आगे यही करना है पूरा 2 घंटा। कैसे डिपेंड करेगा? है? ओ अच्छा ठीक है। दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो ये पढ़ेंगे कि एन लगा हुआ है तो ये ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू है या एक फॉल्स है। ये सब तो आगे पढ़ना है। इसका चार कम, अगर दो है सिंपल स्टेटमेंट, इसका चार केस हो सकता है, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू। रिजल्टेंट क्या होगा? कंबाइंड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रू की फॉल्स। चारों केस में अलग अलग रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन अभी बना, उसमें ट्रू है कि फॉल्स है। डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ तो क्या होगा? सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस रहेगा, यही बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में। अगर एक ही सेंटेंस रहेगा छोटा सा, मतलब इसमें कुछ दूसरा कनेक्शन नहीं है, ये अपने आप पे डिपेंड करेगा ट्रू है कि फॉल्स है। अगर दो सेंटेंस को कंबाइंड कर दिए, दोनों पे डिपेंड कर जाएगा पूरा स्टेटमेंट, वो सिंपल स्टेटमेंट नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल क्या है? √2 इज एन इरेशनल नंबर, सिर्फ अपने आप पे डिपेंड करेगा। 2 इज एन इवन नंबर, अपने आप पे डिपेंड करेगा। ये सब को क्या बोलेंगे? सिंपल स्टेटमेंट। या यहाँ लिख लो, यहाँ टर्म यूज होता है प्रोपोजिशन। वहाँ चाहो तो यहाँ काट भी सकते हो, दोनों हो सकता है। यहाँ लिखो सिंपल स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन बोलते हैं। प्रोपोजिशन। बोलो सिंपल स्टेटमेंट मतलब समझ में आ गया? यस सिंपल मतलब क्या हुआ कि कोई सर, एक एक बार और सेंटेंस। बताएं। सिंपल मतलब अभी आगे आएगा, समझ में आएगा। चलो सिंपल मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ अपने आप पे डिपेंड कर रहा है, को ट्रू है कि फॉल्स है, दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। सेकेंड क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होना चाहिए? मतलब मोर देन 2 सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल स्टेटमेंट। ऐसे लिख लो, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल स्टेटमेंट। अब समझ में आया? अगर दो सेंटेंस को एंड से कनेक्ट कर दिए और से कनेक्ट कर दिए तो ये सब क्या बन जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे इफ कोई स्टेटमेंट बोले देन सेकंड स्टेटमेंट, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे यहाँ देखो, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट्स 3 साइड्स आर इक्वल। तो पूरा स्टेटमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट है, क्या क्या है? एक ये और दूसरा ये। 3 साइड्स आर इक्वल, एक ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल।
दोनों के रिजल्टेंट पे डिपेंड करेगा कि ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन इसमें √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है ट्रू है कि फॉल्स। समझ में आ गया? सिंपल कंपाउंड, जल्दी बोलो। सिंपल स्टेटमेंट sir. मतलब कोई छोटा मोटा नन्हा सा सेंटेंस, Yes, और sir. कंपाउंड मतलब वो शायद नन्हे मुन्ने का कॉम्बिनेशन, कभी 2 कंबाइंड रहेगा, कभी 3 कंबाइंड होगा। अगर यही पढ़ना है कि छोटा स्टेटमेंट को किस वर्ड से कनेक्ट करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, वही पूरा चैप्टर है। ये जस्ट हो गया स्टेटमेंट का टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। बहुत जगह क्वेश्चन लिखा रहेगा प्रोपोजिशन, मतलब वो क्या है, स्टेटमेंट लिखा हुआ, सिंपल स्टेटमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। जैसे इसका एग्जांपल लिखेगा कंपाउंड का, तो लिख लो कंपाउंड स्टेटमेंट। एक लिख लो सिंपल का, सिंपल में लिख लो 2 इज एन इवन नंबर, यह सिंपल स्टेटमेंट। और कंपाउंड में 6 इज एन इवन नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। 6 is an even number and it is divisible by 3. 6 is an even number and it is divisible by 3. इसमें क्या है, 2 सिंपल स्टेटमेंट में कौन कौन? फर्स्ट 6 इज एन इवन नंबर, सेकेंड इट मतलब क्या हुआ, 6 के बारे में बोल रहा है, सेकेंड है 6 इज डिविजिबल बाय 3। 2 सिंपल स्टेटमेंट है, कनेक्टिंग वर्ड एंड है, दोनों को एंड से कनेक्ट किए, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हो गया क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट लिखो कनेक्टिंग वर्ड। अब सिंपल स्टेटमेंट को किससे किससे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स। या जो है लिखा हुआ है बस अपने भाषा में लिखते जाओ, यहाँ लिखा हुआ लॉजिकल कनेक्टिव। क्या लिख सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। क्या क्या कनेक्टिंग वर्ड होगा, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है? फर्स्ट पढ़ना है एंड, कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, एंड। सेकेंड और if इफ, फिर एक स्टेटमेंट रहेगा, if and फिर only if. देन रहेगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट रहेगा। इफ स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2, इफ देन। और फोर्थ इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इतना ही 4 पढ़ना है, या इसी को क्या बोलते हैं, IFF। इसका क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ। IFF मीन्स, ये शायद इंग्लिश में पढ़ा भी होगा। इफ मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ, पता है? ये थोड़ा बहुत बच्चा में पढ़ा होगा ना ग्रामर। सर जो सुनने में sir. चाहते थे ना वो कर देते थे। हाँ सर, मेरा भी यही था। तो कौन सा करता था ये? हाँ वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। अच्छा, ये दोनों को क्या बोलते हैं, देखो एक कंडीशन है ना, फर्स्ट होगा देन सेकंड होगा। फर्स्ट होगा कब, जब इफ एंड ओनली इफ, जब सेकंड होगा मतलब दोनों कंडीशनल है ना, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। लिख सकते हो ये क्या है, कंडीशनल। तो मेनली 4 कनेक्टिंग वर्ड है, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और IFF। चलो बस इसी को चारों को एक एक करके पढ़ना है, एक में क्या क्या पार्ट रहेगा वो देखना है। तो फर्स्ट लिखो, तो कुछ है नहीं, इसका एग्जांपल सिर्फ लेंगे। फर्स्ट लिखो एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट। वहाँ ज्यादा स्पेस दिख रहा है तुम लोग, यही हो जाएगा। चलो एंड स्टेटमेंट।
इसको और क्या बोलते हैं? एंड को कंजंक्शन बोलते हैं, पता है? एंड स्टेटमेंट और इसको, इस कनेक्टिंग वर्ड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन और एंड स्टेटमेंट। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट थिंग पढ़ना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस टाइप का है। ठीक है, तो सबको समझ में आ जाएगा। बीच में एंड लगा रहेगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है? एंड स्टेटमेंट है। सब पहचान जाएगा इसको। यस फर्स्ट इसमें क्या देखना होता है कि पहचानना है कि स्टेटमेंट किस टाइप का है, तो वो सब पहचान जाएगा। दो सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, बीच में एंड लिखा रहेगा, मतलब क्या है? एंड स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल लिख लो। फर्स्ट का सिर्फ एग्जाम्पल, पहचानने का मेथड तो कुछ है नहीं, देख के बता दोगे। एग्जाम्पल लिखो। अ पॉइंट कैन ऑक्युपाई स्पेस। अ पॉइंट कैन ऑक्युपाई स्पेस and its position can be determined. A point can occupy space. A point can occupy space and its position can be determined. And its position can be determined. लिख लिया? फर्स्ट थिंग हो गया कि इसको पहचानेंगे। इसमें देखो एंड लगा हुआ है, कैसा किस टाइप का है? एंड टाइप का है, इसको बोलेंगे कंजंक्शन और एंड स्टेटमेंट। अब सेकंड में इसमें पर क्या पढ़ेंगे? इसका सिंबल कैसा होगा? इसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा उल्टा भी। एंड का ये सिंबल। ठीक, तो सेकंड ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पहचाने कैसे, सेकंड उसका सिंबल कैसा होता है, लिखेंगे कैसे। थर्ड समझ आ गया? यस सर और एग्जांपल में कौन कौन स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है, जनरली क्या बोलते हैं? PQR बोलते हैं। तो दो सिंपल स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लिखो, अ पॉइंट कैन ऑक्युपाई स्पेस, यही है ना? इसको क्या बोले? स्टेटमेंट P। Q क्या है? Q स्टेटमेंट, its position can be determined. Its position can be determined. तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में जो एग्जाम लिखेंगे P एंड Q, लिखा हुआ है P एंड Q, where P is equal to this, Q is equal to this। वो क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिख दिए ना, और कर दिए। क्या लिखा हुआ है? P एंड Q। ठीक, ये चीज समझ गया? मैथमेटिकली कैसे लिखा रहेगा? इसको क्या बोलेंगे? P एंड Q। ये समझा? जगह बोलते जाओ। ये हो गया सेकेंड चीज। थर्ड क्या हम लोग पढ़ते हैं? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। ठीक, अब ट्रूथ टेबल है, तब कितना रो बनेगा, कितना कॉलम बनेगा? पहले टेबल बनाएंगे तब तो आंसर लिखेंगे। कितना नंबर ऑफ रो, कितना नंबर ऑफ कॉलम। वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट पे। नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट पे क्या डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ रो। जैसे ये कितना रो लेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। कैसे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 2 है, तो नंबर ऑफ रो कितना लेना पड़ेगा? 2। 2 नहीं रे। अगर दो स्टेटमेंट है, P है, Q है, तो P क्या होगा? आइदर ट्रू या फॉल्स। Q क्या होगा? आइदर ट्रू या फॉल्स। कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? और इसको बोलते हैं हाँ। जितना कॉम्बिनेशन बनेगा उतना रोल लेंगे ना। जैसे हम P है, तो एक रोल लिए ट्रू ट्रू, एक लिए ट्रू फॉल्स, एक लिए फॉल्स ट्रू, एक लिए फॉल्स फॉल्स, तो 4 बना। हाँ यही नंबर ऑफ रो है। नंबर ऑफ कितना रो कितना हो गया?
4। अगर एक स्टेटमेंट रहेगा तो 2 2। 3 रहेगा तो 8 8। क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 2 क्यूब। 4 रहेगा 2⁴। जितना नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट बढ़ते जाएगा टेबल का रो बढ़ते जाएगा। एक लाइन लिख लो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ट्रूथ टेबल के नीचे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन among statements। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन among statements। एग्जाम्पल लिखना है, लिख सकते हो फॉर 2 स्टेटमेंट। इसके लिए ऑप्शन क्या है, ट्रू फॉल्स। इसके लिए ऑप्शन ट्रू फॉल्स। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2² इज इक्वल टू 4। टोटल कॉम्बिनेशन 4। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिख लो, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर to the ऑफ power n। सिंपल स्टेटमेंट बराबर n। मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2⁴ n, वेयर n इज नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। n इज नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। जनरली 2 का ही देता है। अगर बहुत पूछेगा तो 3 स्टेटमेंट रहेगा। 3 में पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर चीज पूछेगा। इन जनरल क्या रहता है, 2 स्टेटमेंट रहता है, मतलब हम लोग 4 रो बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक, ये हुआ टेबल बनाएंगे कैसे, ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रो कितना होगा। नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड करेगा, क्या हम लोग को निकालना है, कॉलम फिक्स नहीं रहता है, हम लोग को कहाँ तक पहुंचना है उस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ नंबर ऑफ रो यहाँ से बोल सकते हैं फिक्स, कॉलम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक, अब देखो, अब ये जस्ट सोचना है, और है, सॉरी पहले एंड पढ़ रहे हैं, P एंड Q। और इसका एक चीज बस याद रखना है, P एंड Q, मतलब इसका अगर सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनेगा। मान लो ये स्टेटमेंट P है, ये स्टेटमेंट Q है, ये सब ये भी लिखे, ये P है, ये Q है, और ये स्विच है। ठीक है, ये कब वर्क करेगा ये सिस्टम, जब दोनों ट्रू होगा। जब दोनों ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। याद क्या रखना है कि एंड स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब उसका दोनों सिंपल स्टेटमेंट ट्रू हो, बाकी हमेशा फॉल्स। ठीक, एक लाइन इसमें याद रखना है, उसके बाद बनाना है, बस एक लाइन ये लिख लो, इसमें 2 है तो बोलेंगे दोनों ट्रू, अगर 4 रहेगा तो चारों ट्रू। तो एंड स्टेटमेंट इज ट्रू if all of its component statement is true, and statement is true if all of its component statement is true। component statement मतलब simple statement या preposition। if its all component statement is true, अगर 4 स्टेटमेंट रहेगा तो 15 केस में फॉल्स होगा, क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन बनेगा, और एक कॉम्बिनेशन में ही ट्रू होगा, जब क्या हो, चारों ट्रू हो। अगर 5 सिंपल स्टेटमेंट रहेगा तो टोटल कॉम्बिनेशन 31 टाइम्स वो फॉल्स होगा, सिंगल टाइम्स वो ट्रू होगा। कब, जब सारा ट्रू हो। एंड ट्रू कब होता है, जब सारा उसका कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक, ये समझ में आ गया। यही बगल में लिख लो, निगेशन सब जगह यूज होगा, निगेशन। इससे क्या समझ में आ रहा है, निगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट। उसका नोट, अगर जो स्टेटमेंट है ट्रू तो उसको फॉल्स बना देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू बना देगा। निगेशन, इसका सिंबल ऐसा होता है, सिमिलर, जैसे सिमिलर ट्रायंगल लिखते हैं ना वैसा। या कहीं कहीं ऐसा भी गलती से रह सकता है, ठीक है, ऐसे रहना तो नहीं चाहिए, अगर कहीं रहा तो समझ लेना यही है। या कहीं कहीं डेयर, ऐसे जनरली यही मिलेगा। ठीक,
निगेशन मतलब क्या हुआ, नोट। क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी, इसका निगेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, पी हो जाएगा। ये हो- निगेशन पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सिंपल है। पहले अगर ये ट्रू है तो इसको फॉल्स किया, फिर फॉल्स इंटू फॉल्स क्या हो गया, ट्रू हो गया। यही ना, जस्ट ये टर्म है निगेशन, मतलब ट्रू को फॉल्स बनाता है, फॉल्स को ट्रू बनाता है, और इसका सिंबल ये है। एंड में ये टर्म यूज होगा, इसलिए पहले बता दिए, ये सब जगह यूज होगा ये टर्म। अब क्या लिखते हैं इसका ट्रूथ टेबल, कितना रो बना है, 4, यही ना, हाँ, पी एंड क्यू। चलो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऐसे लिखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, कैसे भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है ऐसे लिखना, बट ऐसे इंजीनियर लिखते हैं, इसमें अल्टरनेट करते हैं, ट्रू फॉल्स। चारों हो गया। चलो ये ट्रू कब होता है, पहले वाले दोनों दोनों ट्रू। दोनों ट्रू, बाकी आंख बंद करके क्या भर देना है, फॉल्स। भर दिया। सर। अब देखो, हाँ सर साइन नहीं सही क्यू एंड पी में सेम होगा। सेम हो जाएगा। होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये एंड स्टेटमेंट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मीन्स पी एंड क्यू लिखे या क्यू एंड पी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होगा। ठीक, अगर इसका निगेशन बनाएगा तो अभी बगल में बना के रख लो, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। बना लिया, हाँ सर। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ऐसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसे गलती से लिख दिया निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये कुछ और बन गया, ये क्या बन गया, निगेशन ऑफ पी, ये ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब उस रो में तुम लोग के पास स्पेस होगा, वहां जगह छोड़ दो, अब नीचे लिखना, फिर वहां पे आएंगे। ये एंड का काम खत्म हो गया। ठीक, देखो फर्स्ट टाइप इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, लैंग्वेज में स्टेटमेंट दिया रहेगा, बोलेगा इसी का निगेशन बताओ। ठीक, ये सब बाद में आते हैं, पहले और पढ़ लेते हैं तब ये सब करते हैं। तो ऐसा जगह छोड़ना है, छोड़ सकते हो हाफ पेज, या उसके नीचे लिख लेना, चलो जगह मत छोड़ो, पहले और लिख लेते हैं, उसके नीचे दोनों एक साथ लिख लेना। अब नेक्स्ट लिखो और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट, इसको और क्या बोलेंगे, इसको और क्या बोल सकते हैं, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, और स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। क्या उल्टा तो नहीं बोल दिए, एक सेकंड, कंजंक्शन, ऐसे ही है। इसको क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन, और स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। ठीक है, जस्ट एक टर्म है, डिसजंक्शन मतलब और स्टेटमेंट। इसका भी सबसे पहले वही करेंगे, क्या क्या, रिकॉग्नाइजेशन,
कैसा दिखेगा ये? दो सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, बीच में और रहेगा, और से ये कनेक्टेड रहेगा। एग्जाम्पल लिखो, अ स्टूडेंट, दो एग्जाम्पल लिखाते हैं, फिर नीचे बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अ स्टूडेंट who has taken biology or chemistry can apply for MSc microbiology program. A student who has taken biology or chemistry can apply for MSc microbiology program. लिख लिया? A student who has taken biology or chemistry can apply for MSc microbiology program. second लिखो, a student who has not taken biology and एक सेकंड, a student is taken biology or chemistry can apply MSc microbiology program और एक्सक्लूसिव में अच्छा, इसमें देखो दो टर्म होता है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब दो चीज है ना, और अगर लगा रहे हैं तो कोई ऐसा, हम लोग अभी तक ऐसा डायग्राम पढ़े हैं, और मतलब क्या हुआ, ए बी और बोथ। दूसरा और ऐसा भी हो सकता है कि ए ओनली बी ओनली, कॉमन नहीं लेंगे। इसमें किसको बोलेंगे इंक्लूसिव, किसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव? ये हो गया इंक्लूसिव, ये हो गया एक्सक्लूसिव। अभी जो एग्जांपल दिए हैं वो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव है, क्योंकि अगर वो बायोलॉजी लेगा या केमिस्ट्री लेगा तो वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर दोनों लेगा तो कर ही सकता है, तो अच्छा है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल सोचो एक्सक्लूसिव के लिए। जैसे ऐसा बोल सकते हैं ना कि मान लो कोई थर्ड लैंग्वेज लेना है, उसको तुम लोग सेंटेंस में लिख लो। अगर थर्ड लैंग्वेज लेना है तो उसके पास ऑप्शन है आइदर संस्कृत और हिंदी। ठीक है, दोनों एक साथ वो ले सकता है थर्ड लैंग्वेज में? बोलेगा स्टूडेंट कैन ऑप्ट आइदर संस्कृत और कुछ भी लिख लो, संस्कृत और हिंदी एज थर्ड लैंग्वेज। इसमें भी और लगा हुआ है, तो दोनों एक साथ ले सकता है? इसमें क्या हो गया, आइदर ए होगा और बी होगा, कॉमन नहीं होगा, तो ये पार्ट होगा या ये पार्ट होगा। इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव कि इंक्लूसिव? ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव। ये एग्जांपल लिख लो, फिर दोनों अलग अलग कर देते हैं। मैं क्या लिखे इस सेंटेंस में? इंक्लूसिव और क्या ही मतलब एंड है क्या इंक्लूसिव और जो है वही वो एंड ही है क्या एक टाइप का? एंड कैसे हुआ? इंटरसेक्शन ही चलेगा इंक्लूसिव और में। गधा, एंड मतलब सिर्फ ये होता है, एक्सक्लूसिव और मतलब ये पूरा होता है, दोनों कैसे हुआ? इंक्लूसिव और में, हाँ तो इंक्लूसिव और मतलब क्या हुआ, ये पूरा रीजन हुआ? पूरा। तुम बोल क्या रहा है? हाँ ठीक है, कुछ और समझ गया। चलो सेकेंड एग्जांपल लिख लो, क्या लिखवाएं? अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट हिंदी और संस्कृत
एज देयर थर्ड लैंग्वेज, यही ना? यस सर। तो ये दोनों क्या है, और का एग्जांपल, लेकिन दोनों दो टाइप का और है। तो और में लिख लो, और स्टेटमेंट में कितना टाइप का होगा? दो टाइप का। एक होगा इंक्लूसिव और दूसरा होगा एक्सक्लूसिव और इसे जनरली यूज क्या करते हैं? यही वाला। ठीक, सिंपली और लिखा हुआ मतलब हम लोग क्या लेना है? हम लोग को लेना है इंक्लूसिव और, जिसका सिंबल होता है ऐसा, इंक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का सिंबल कैसा होता है? और लिख के नीचे एक लाइन दे देंगे, या और क्या लिख सकते हैं? क्रॉस लिख देंगे ऐसा। दोनों का क्या मतलब हुआ? एक्सक्लूसिव और। ठीक है, ये जस्ट हो गया इसका सिंबल। एग्जांपल बता ही दिए क्या? इतना समझ में आया? यस सर। अब इतना समझ आएगा, फिर थर्ड स्टेप क्या करते हैं? ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो पहले समझना है ये कब ट्रू कब फॉल्स, हम उसमें कुछ लिखेंगे। इसमें लाइन क्या लिखेंगे? और इसको डिलीट कर रहे हैं, तो और मतलब कैसा बनेगा अगर ये सर्किट बनाएंगे तो? ऐसा। हाँ पी क्यू और यहाँ बल्ब लगा, कब जलेगा? या तो P या तो Q या कोई तो भी एक ट्रू हो जाएगा। हाँ, तो इसमें लाइन क्या याद रख लेंगे? फॉल्स का। ये फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स। एंड में क्या था? ट्रू कब था? जब दोनों ट्रू। जब ट्रू कब? जब सारा ट्रू। इसमें फॉल्स कब? जब सारा फॉल्स। बस एक लाइन याद रखना है कि और स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा? जब सारा फॉल्स होगा। तो लिख लो, और स्टेटमेंट इज फॉल्स, or statement is false when its all component statement is false, or statement is false when all of its component statement is false। लिख लिया? हम ऐसे बनाए टेबल, तुम लोग लिख लोगे नहीं, इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा। ऐसे करके बनाए तो बनाए ऐसे, ये हम ही रोटेट कर ले। चलो तुम लोग, हाँ ये करेगा नहीं, मैसेज तो करेगा नहीं, हम रोटेट कर लेते। बड़ा तो नहीं हुआ। चलो अब नेक्स्ट लिखो ट्रूथ टेबल। नंबर ऑफ रोज अभी भी सेम रहेगा, यहाँ P, यहाँ Q, और क्या लिखेंगे? P और Q। बोलो वाह, यस यस सर। फटाफट बोलते जाओ क्या लिखे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले फॉल्स कब होगा? जब दोनों फॉल्स, मतलब यहाँ फॉल्स। हाँ बस यही ढूंढेंगे, बाकी यहाँ को बंद करके लिख देंगे। लिख दिया? यस सर। Q और P निकालो, तो Q और P सेम ही आएगा। सेम ही तो आएगा। Q और P सेम ही आएगा, मतलब ये भी क्या हो रहा है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। ट्रू 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 फॉल्स हो गया।
अब देखो एक्सक्लूसिव और बनाते हैं। एक्सक्लूसिव और में सोचना है, ये तो और हो गया, यहाँ तक हो गया ना। और अब एक्सक्लूसिव और का तुम लोग स्टेटमेंट से सोचो तो यही बनाते हैं एक साथ, या अलग बना लेना, कंफ्यूज मत करना। पी एक्सक्लूसिव और क्यू। सेकंड और थर्ड खाली ट्रू है। ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू या ट्रू, बोलो कब होगा? कि फॉल्स कब होगा? सोच के इसे बताओ डायग्राम से। कोई एक ट्रू होगा तो फिर वो ट्रू होगा, और अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होने पे फॉल्स। फॉल्स होगा, यही होगा ना। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, थर्ड लैंग्वेज ऑप्ट करने वाला, यही ना। अगर हिंदी ले लिया, संस्कृत नहीं लिया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। संस्कृत ले लिया, हिंदी नहीं लिया, ट्रू हो गया। अगर दोनों लिया तो फॉल्स हो गया, दोनों नहीं लिया तो फॉल्स हो गया। तो कोई एक तो लेना ही था ना। यस सर। ये ट्रू कब होगा? जब एक ट्रू एक फॉल्स, तो बाकी दोनों केस में फॉल्स। अगर उल्टा लिखे तो क्यू इंक्लूसिव और पी सेम होगा, ये भी सेम। मतलब सिंपली और भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब आते हैं निगेशन पे। अब दो चीज पढ़ लिए हैं, अब आते हैं निगेशन। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तुम लोग टेबल बनाया था इसका, बनाया था ना? चलो फिर से बना देते हैं, फिर से बना देते हैं। पी क्यू, पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ बाद में करते हैं। चलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और कब होता है ये? क्या याद रखें, ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू, बाकी केस में फॉल्स। इसका निगेशन क्या हो गया? पहला वाला फॉल्स, बाकी ट्रू। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछेगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। दो टाइप का पूछेगा, या तो पूछेगा ये किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ कि किस दो चीज का, किस दो सेंटेंस का ट्रूथ टेबल सेम है, तो दोनों क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये किसके इक्विवेलेंट है, या तो सेंटेंस में पूछेगा या टेबल वाइज पूछेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? और निगेशन ऑफ देखो एक तो टेबल बना के बोल सकते हैं, दूसरा ऐसे सोच सकते हैं। पी एंड क्यू का निगेशन मतलब हम लोग क्या मान लेते हैं कि पी एंड क्यू को ट्रू मान लिए। निगेशन मतलब क्या हुआ? निगेशन मतलब फॉल्स हुआ। तब पी एंड क्यू फॉल्स कब होता है? पी एंड क्यू फॉल्स कब होता है? कोई भी एक फॉल्स हो जाए। कोई भी एक फॉल्स हो जाए, मतलब क्या बोलेंगे? या तो पी फॉल्स हो जाए, पी फॉल्स हो जाए मतलब निगेशन ऑफ पी। और क्या बोलते हैं? या मतलब क्या? और की एंड, और का साइन ऐसा, या क्यू फॉल्स हो जाए बोलते हैं। तो पी एंड क्यू फॉल्स कब होगा? या तो पी फॉल्स हो जाए और क्यू फॉल्स हो जाए, यही ना। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। कुछ नहीं याद रखना है। कब ये किसके इक्विवेलेंट है? निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। इसको टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसी में चेंज करते हैं। देखो निगेशन ऑफ पी क्या हुआ, कलर चेंज करते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, बस दिखा रहे हैं। यही हुआ ना निगेशन ऑफ पी।
negation of q false, true, false, true। अब इसका क्या निकालना है, निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q, निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q। बोलो, दोनों का और लेना है। और क्या करते हैं, क्या है कि और में फॉल्स का, जब दोनों फॉल्स कहीं है, दोनों फॉल्स कहाँ है, बाकी सब में देखो दोनों सेम कि नहीं सेम है, सेम है दोनों। क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू है। यस सर। तो ध्यान कैसे रखना है कि निगेशन जिसका पूछा है वो फॉल्स कब होगा। जो हम लोग दिमाग में सोच रहे हैं कि कोई एक, मतलब या तो पी फॉल्स हो जाए या क्यू फॉल्स हो जाए। फॉल्स हो जाए मतलब निगेशन, या मतलब और का साइन। तो पी फॉल्स हो जाए और क्यू फॉल्स हो जाती है, इसका क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। सर हम्म सर पहला वाले में क्या लिखा है, फॉल्स फॉल्स। हाँ, तो निगेशन ऑफ पी क्या होगा, पहले ट्रू negation ट्रू of लिखे थे तो उसका फिर निगेशन false, फॉल्स ही फॉल्स नहीं होगा। हाँ दोनों का अब और लेंगे तब ट्रू। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होता है तब फॉल्स होता है। तो वही तो लिखे हैं, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। अच्छा हाँ। अगर ये कोई पूछेगा ये किसके इक्विवेलेंट है तो बोलो तो निगेशन ऑफ पी और क्यू। नहीं कुछ बोला है मतलब इंक्लूसिव लेके चलना है। एंड नेगेशन। हाँ, तो क्या बोलेंगे कि पी और क्यू फॉल्स कब होता है, जब दोनों फॉल्स मतलब पी भी फॉल्स एंड क्यू भी फॉल्स। क्या हो गया, दोनों फॉल्स हो गया। चलो, तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या रहेगा, कोई स्टेटमेंट ही दे देगा, बोलेगा इसका निगेशन क्या होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल लिखो अब इसी में, फिर उसके बाद लास्ट में वेन डायग्राम बनाएंगे। इसका एग्जांपल लिखो, और निगेशन के लिए फॉल्स बनाना आता है। निगेशन में या तो ये यूज करेगा इट इज फॉल्स दैट, या लिखेगा इट इज नॉट द केस दैट, मतलब क्या हो गया, उसका उल्टा बना रहा है। या सिंपली इसे हम लोग इंग्लिश में नोट लगा के बनाते हैं, नोट लगा के बना देगा। तो कहीं ये भी लिखा हुआ है इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, समझ में आ रहा है कि उसका उल्टा बोल रहा है, निगेशन है। ये सब टर्म यूज कर सकता है। ये समझ में आया, अरे आया ना समझ में। यस सर। अब पहला एग्जांपल क्या लिखवाए थे, एंड का, एंड का एग्जांपल। पॉइंट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। इसका निगेशन क्या होगा, निकालो तो निगेशन ऑफ, ये पूछेगा क्वेश्चन, निगेशन ऑफ अ पॉइंट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट्स पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड। negation of a point can occupy space and its position can be determined। तो हम लोग पहले क्या देखिए कि वो लिखा हुआ है P क्या है लिख चुका है, Q क्या है लिख चुका है, P एंड Q है। नाइदर नॉट लगा सकते हैं, नाइदर नॉर नहीं लगाते हैं, वो तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, उतना दिमाग है ही। ऑक्यूपाई स्पेस और इट्स A पोजीशन point cannot occupy space or its position cannot be determined. हाँ, तो इसको ये लिखेंगे निगेशन ऑफ P। तो P क्या है, अ पॉइंट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जनरली नोट लगा के कम चला लेते हैं, तो क्या लिखेंगे,
A point cannot occupy space. नेगेशन ऑफ पी हो गया. A point cannot occupy space. एंड की जगह क्या लिखना है? एंड की जगह और. A point cannot occupy space or. इसका फिर नेगेशन और its position cannot be determined. A point cannot occupy space or its position cannot be determined. हम इंग्लिश का सेंटेंस नहीं सही कर रहे हैं, हम इसको देख के लिख रहे हैं. उसका क्या मीनिंग वो हमको नहीं पता है, इसका वो फॉल्स बना कि नहीं बना कि क्या बना. हम सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हैं. इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको निगेशन बनाना है, मतलब नोट लगाना है. जहाँ एंड है वहाँ और लिखना है. जो सेकंड स्टेटमेंट में है उसमें नोट लगाना है. अगर इसमें नोट लगा रहेगा तो नोट हटा देंगे, नहीं लगा रहेगा तो लगा देंगे. ठीक है, तो ये हो गया इसका निगेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में ही पूछेगा कि इसका निगेशन क्या होगा. जैसे ये एग्जांपल तुम्हारे सामने है, इफ देन है क्या, स्टेटमेंट इफ देन है. चलो ये बाद में आएगा, इफ देन अभी नहीं बताया है. इधर तो कुछ दिया नहीं है. चलो सेकंड का बनाओ. तो जो और का बताए हैं, और में क्या एग्जांपल है, और में अरे बोलो जल्दी गधा सब. इंक्लूसिव वाला. हाँ A student who has taken biology or chemistry can apply for MSc microbiology program. हाँ, इसका पूछेगा निगेशन. निगेशन क्या बोलेंगे? A student who has not taken biology and chemistry And apply for biology program, microbiology. Cannot apply for MSc microbiology. उसमें क्या है, वो है पी और क्यू. इसका निगेशन क्या होगा? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू होगा. क्या लिखेंगे? अ स्टूडेंट हु हैज, कैसे भी लिखते हो एग्जांपल, मतलब समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है. तो एग्जांपल में जैसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, अ स्टूडेंट हु हैज नॉट टेकन बायोलॉजी एंड नॉट टेकन केमिस्ट्री. A student who has not taken biology and not taken chemistry can apply for microbiology program. Not taken मतलब not P हो गया. तो कैन अप्लाई होगा. हाँ, तो बाकी दो ही चीज करना, P है Q है, वो तो अलग चीज है. P क्या है? वो है टेकन बायोलॉजी. Q क्या है? वो है टेकन केमिस्ट्री. दोनों को चेंज किया, बात तो खत्म हो गया. माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम कैसे आएगा सर? क्या? अरे बार बोल रहे हैं कथा, सेंटेंस का मीनिंग नहीं देखना है, इसको क्या लिख रहे हैं वो देखना है. पी स्टेटमेंट क्या है? स्टूडेंट कैन टेकन बायोलॉजी. स्टेटमेंट क्यू क्या है? स्टूडेंट कैन टेकन केमिस्ट्री. और किसी से मतलब है, बीच में एंड है, उसका मतलब है एंड और का खेल है, और कहीं से मतलब है कुछ. अच्छा तब ठीक. नहीं तो लास्ट में कैन नॉट नहीं होगा ना, कैन ही होगा. कैन अप्लाई फॉर नहीं, उसमें नोट क्यों लगाएंगे, उसको मतलब ही नहीं है, वो सेम रहेगा. कैन अप्लाई फॉर MSc microbiology program. A student who has not taken biology and not taken chemistry can apply for MSc microbiology program. ये उसका निगेशन हो गया. ठीक, अगर वो था बोले थे 6 is an even number and it is divisible by 2, ऐसा कुछ लिखवाए थे. हाँ एक लिखा है. वो एकदम या लिख लो फिर 6 is an even number and it is divisible by 2, इसका निगेशन बनाना.
Write negation of 6 is an even number and it is divisible by 2. 6 is an even number. It is not Odd divisible कहाँ से by आ गया? Odd कहाँ से आया इसमें? 6 is not even number or it is अच्छा, not नोट, divisible हाँ by हाँ ठीक है, हमको लगा बोली 6 इज एन ऑड नंबर। नहीं सर इवन तो नोट इवन को अपने मन से ऑड मत कर देना मैथ लगा के कि 2 ही होगा या तो इवन होगा या ऑड है। नॉट इवन मतलब ऑड लिख दिए, सर ठीक नॉट है? है तो odd तो नहीं लिखेंगे, नॉट इवन ही रखेंगे, ऑड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 इज नॉट एन इवन नंबर Not an even, or it is और not divisible इट by इज नॉट डिविजिबल बाय 3 या 2 जो लिखो वो लिख लो, और इट इज नॉट डिविजिबल बाय जो लिखे हो। ये समझ में आ गया स्टेटमेंट से कैसे निकालेंगे निगेशन? कर लोगे? Yeah. अगर पी और क्यू में किसी में नोट लगा हुआ तो निगेशन में नोट हटा देंगे, नोट नहीं लगा हुआ है तो लगा देंगे। तो वो कैसे पता करेंगे? यहाँ से कहाँ नोट लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इसको देख के ये क्या आ रहा है। चलो अब इसका एक वेन डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। पी और क्यू का वेन डायग्राम कैसा होगा? पी और क्यू union कहीं कहीं होती है। वेन डायग्राम से बहुत इजीली आ जाता है, इसलिए स्टार्टिंग से देखते जाते हैं। वैसे ट्रूथ टेबल से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बट अगर वेन डायग्राम करेंगे यूज तो ट्रूथ टेबल से थोड़ा इजी हो सकता है। ये पी है, क्यू है, ये क्या हो गया? पी एंड क्यू हुआ, पी एंड क्यू। फिर ये पी है, ये क्यू है, एक्सक्लूसिव का ये इंक्लूसिव का ही बनाते हैं क्योंकि जनरली यही यूज होता है। ये क्या हो गया? ये सिंबल मतलब ये होता है कि इंक्लूसिव, पी और क्यू। ये हो गया पी और क्यू, ये बना लिया। फिर अगर ये पी है तो निगेशन ऑफ पी कौन सा हो जाएगा? ये, इसको क्या बोलेंगे? निगेशन ऑफ पी, ठीक। कोई निगेशन ऑफ पी एंड क्यू पूछेगा तो इसको छोड़ के पूरा रंग देंगे, यही ना? इक्विवेलेंट भी देखोगे तो वही है, नोट पी और नोट क्यू। नोट पी मतलब पी छोड़ के पूरा, यूनियन नोट क्यू मतलब क्यू छोड़ के पूरा, तो वही रीजन आएगा, इंटरसेक्शन छोड़ के पूरा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका निगेशन कौन बताएगा? निगेशन ऑफ पी एक्सक्लूसिव और क्यू। set negation of P or inclusive Q plus P and Q, प्लस मतलब मतलब कि वो भी होगा सर। प्लस की जगह तो और लिखते हैं, मतलब और का साइन देंगे। और हम बोले ये फॉल्स कब होगा? ये फॉल्स कब होगा? अच्छा मतलब नेगेशन फिर हटा के। नहीं, हम क्या बोले कि निगेशन मतलब हुआ कि ये फॉल्स कब होगा वो लिखना है। अभी 2 क्वेश्चन में तो वही किए थे। ये फॉल्स कब होगा? जब P ट्रू एंड Q फॉल्स, सॉरी नहीं, P ट्रू एंड Q ट्रू, ये होगा ना? सही तुम बोली थी, लिख नहीं पाए। P ट्रू एंड Q ट्रू, तब फॉल्स होगा। या और कब फॉल्स होगा? जब दोनों false जब दोनों P भी फॉल्स
एंड क्यू फॉल्स, ये लिखेंगे P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक, स्टेटमेंट भी ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनेगा। देखो क्या लिखेंगे, लिख लोगे ना कि ये उसको देख के, ये हो गया नेगेशन ऑफ एक्सक्लूसिव और। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी टाइप का बाय कंडीशनल आता है तो वहाँ सीखोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा ही कुछ सर होता है। एक्सक्लूसिव का मीनिंग एक बार फिर से बता दीजिए ना। एक्सक्लूसिव का मीनिंग तो बताए कि कॉमन पार्ट छोड़ के आइदर ए ओनली और बी ओनली, इंटरसेक्शन वाला नहीं होगा। ये हो गया पी एक्सक्लूसिव और क्यू। ठीक है सर। ठीक, इसका डायग्राम भी बना लोगे क्या, पी एक्सक्लूसिव और क्यू का, कैसा दिखेगा? हाँ, इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के ए यूनियन बी का जितना पार्ट होगा। पी क्यू, ये इसका नेगेशन पूछेगा तो देखो जो लिखा है वही है ना, हाँ, बाहर वाला पोर्शन और बीच वाला पोर्शन, यही ना, मतलब दोनों का कॉमन और दोनों का बाहर वाला, उसको क्या बोले, तो वही लिखा हुआ लैंग्वेज में, वही लिखे थे कि ए ओनली बी ओनली छोड़ के पूरा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट है कुछ? चलो तो आधा चीज खत्म हो गया। अब लिखो नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, जो इम्पोर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला क्या पढ़ेंगे, इफ देन टाइप, इफ देन, इसको बोलते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, सिंपली बोल सकते हैं इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ देन टाइप स्टेटमेंट। ठीक, पहला चीज हम लोग क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल, है ना। चलो एग्जाम्पल लिखो, if triangle is equilateral, if triangle is equilateral then all of its angle are 60 degree. If triangle is equilateral, if triangle is equilateral then all of its angles are 60 degree. If triangle is equilateral then all of its angles are 60 degree. एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा किस टाइप का है। अरे ये आएगा समझ में कि नहीं? Yes, sir. पहला चीज हो गया, दूसरा चीज क्या करते हैं, सिंबल देखते हैं। इम्प्लीकेशन लिखा हुआ, मतलब कैसा सिंबल होना चाहिए, इम्प्लाइज का। इम्प्लाइज का सिंबल कैसा होता है पता है ना, ऐसा। क्या हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू, या ऐसा एरर बना रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, यही है इसका सिंबल, ये हो गया इम्प्लीकेशन। ठीक, सिंबल भी याद रखना बहुत आसान है, नहीं है? Yes, sir. इफ मतलब केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं रिएक्शन में, इम्प्लाइज, ये रिएक्शन इम्प्लाइज ये इम्प्लाइज ये क्या हो गया, इम्प्लीकेशन हुआ।
अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा सोचो, P इम्प्लाइड क्यों है, ये कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, वो दो जगह का लोग एक्सपेरिमेंट किया। कौन कौन किया? एक किया इसरो और दूसरा किया अमेरिका का कौन है, NASA. नासा। एक नासा किया, एक इसरो किया। ठीक, तो अभी हम लोग तो यही मानते हैं कि नासा का ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा उस पावरफुल है, ज्यादा अच्छा करेगा, ये सोचते हैं ना। हाँ इसरो के कंपेरिजन में उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा रिसोर्सेस है, सब कुछ है, मतलब उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग किसको दे दिए सैंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए? इसरो को। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि आप जो सोच रहे हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा होगा, वही हो रहा है। ठीक, तो हम चले जाएंगे नासा के पास वेरीफाई करवाने के लिए कि देखो भाई ये बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अगर ये वेरीफाई करके बोल दिया कि नहीं सही है, जो आप बोल रहे हैं वही होगा, तो हम क्या मान लेंगे? ये एक्सपेरिमेंट सही है, उससे मोहर वोहर लगा के बुक में निकाल देंगे कैसा होता है। डायरेक्ट नासा के पास क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, अरे डायरेक्ट नासा पावर है ना। अब स्टेप बाय, अगर यहीं से कम हो जाएगा, जैसे मान लो कि नासा बोलेगा अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुमको थोड़ा भी लगे इसरो ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये गलत है, तो हम उसका टाइम वेस्ट करने क्यों जाएंगे? टाइम का वैल्यू होता है ना। डायरेक्ट उसके पास गए और बोला अरे ये तो बच्चा ही बोल देता है कि ये नहीं होगा, तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? तब ऐसा नहीं होगा। अब कोई डाउट पूछने जाओगे, तुम मान लो कि कहीं कोई इंस्टीट्यूट है, डाउट फैकल्टी अलग होता है, क्लास फैकल्टी अलग होता है। हो सकता है क्लास फैकल्टी के पास टाइम नहीं है, तो पहले किसके पास भेजता है? जाओ उनसे पूछो। अगर उनसे नहीं बनेगा तुम जाओगे तुम उनके पास, इनसे नहीं हुआ आप बताइए, तो बोलेंगे अरे सरा हुआ क्वेश्चन वही बताता है, तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? नहीं होगा। गलत बता तो इसका आंसर मिला दे तब। नहीं कहता, मारेंगे एक झापड़, समझो। गलत बता कर। तो फिर वेरीफाई करवाने जाएगा ना, सुनो ना, एक से एक कॉमेडी करता है कदा। इतना समझा रहे हैं कि याद हो जाए, तब भी इसमें नौटंकी बिचुम कर रहा है। इसलिए नासा के पास पहले नहीं जाएंगे। अगर इसरो बोल दिया सही तो गए नासा के पास, वो भी सही मतलब मोहर लग गया, बन गया, बुक में आ गया। अगर गए इसरो के पास, ये बोला तुम जो बोल रहा है गलत है, नहीं होगा, तो नासा के पास जाएगा। अब ऐसा नहीं कि तुमको इस पे इसरो पर डाउट है कि इसको कुछ नहीं आता है इसलिए गलत बोल दिया, ऐसा नहीं करना है। ये जो बोलेगा सही बोलेगा, इससे नहीं होगा तो बोल देगा हमसे नहीं हो रहा, कहीं दूसरे के पास जाओ, लेकिन गलत चीज नहीं बोलेगा। ऐसा कंडीशन है। जैसे मान लो डाउट फैकल्टी के पास गया, तो अगर उससे नहीं बनेगा, साफ साफ तुमको बोल देगा भाई हमसे नहीं बन रहा है, कहीं और देख लो, लेकिन गलत नहीं बताएगा, ये श्योर है। तो अगर यही बोल दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होगा, तुम आगे जाएगा? अगर ये कॉन्फिडेंटली बोल दिया तो नहीं जाएगा। मतलब तुम क्या सोचेगा कि जो रिजल्ट मेरे पास है वो सही रिजल्ट आया, मतलब सही में ये नहीं बन रहा है, मतलब तुम अभी भी तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, तुम्हारे पास सही इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे पास गलत इंफॉर्मेशन कब होगा? जब ये ओके कर दिया सही है बन रहा है, तब वेरीफाई करवाने यहाँ आया, ये बोला नहीं होगा, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। Yes, sir. सही, सही कब कब हुआ? जब दोनों ओके कर दिया सही है। और सही कब हुआ? जब पहला वाला ही बोला कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, मतलब मेरा सही रिजल्ट मिल गया मेरे पास, सेकंड चेक ही करवाने नहीं गए, बोले क्या मेरा स्टेटमेंट सही है, मतलब ये नहीं बनेगा, यही ना। ये फॉल्स कब होगा? फॉल्स कब होगा?
जब पहला पहली सही बार वाली में दूसरा पता चल जाए कि गलत है या फिर दूसरी बार पहला सही हो और दूसरा गलत। पहला बार में पता चल जाए गलत है, हाँ? क्या पहला बार में पता चल जाए गलत है? अरे हम सर क्या मतलब बोले, बार में ही रिजेक्ट हो जाए। मतलब हम बोले कि 4 केस है, इसके पास गए ये बोला सही है, इसके पास गए यही बोला सही है, मतलब क्या हो गया सही। इसके पास गए ये बोला गलत है, इसके पास हम जाएंगे ही नहीं, क्या मान लेंगे सही। सही सही। अरे ये बोल दिया गलत है और हम बोल रहे हैं कि ये जो बोलेगा कॉन्फिडेंटली बोलेगा, मतलब मेरा आंसर तो हमको मिल गया ना कि चलो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, तो मेरा आंसर जो निकला सही निकला ना, तो हम बोलेंगे ये बोनस होगा। सही लड़ रहे हैं, तो सही हुआ कि गलत हुआ वो? ये गलत हुआ तो इससे पूछे या ना पूछे कोई मतलब नहीं है, क्या बोलेंगे सही आया? आया? अब एग्जाम्पल ऐसा समझाए, केस तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स बनाते समय ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा। ये दोनों केस में क्या हो गया सही। फॉल्स कब हुआ? जब ये ओके करके भेजा, हमको पता है कि कॉन्फिडेंट है, जो बोलेगा सही बोलेगा। ये बोल दिया ओके है और ये बोल दिया ओके नहीं है, मतलब अब क्या हो गया, अब तो गलत बात हो गया। आया कुछ समझ में? हाँ। तो P इम्प्लाइज Q में क्या याद रखेंगे? ये फॉल्स कब होगा? जब पहला सही दूसरा फॉल्स। पहला सही दूसरा पहला सही दूसरा फॉल्स, बस ये याद रखना है। इसमें क्या लिखेंगे? P implies Q is false when P is true and Q is false. P implies Q is false when P is true and Q is false. P implies Q is false when P is true and Q is false. याद रहेगा? इतना बना बना तुम लोग को एग्जाम्पल दिया है, पक्का? चलो जल्दी से ट्रूथ टेबल बना दो तो। P Q P implies Q, Q implies P। बोलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलो जल्दी बोलो। P implies Q फॉल्स कब होगा? जब ट्रू दूसरा फॉल्स, इन फॉल्स हुआ, बस ये फॉल्स ढूंढे, बाकी आंख बंद करके लिखे। Q implies P थर्ड वाला जब false। Q ट्रू ये फॉल्स बाकी ट्रू, दोनों इक्वल है क्या? मतलब नहीं। दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं। क्या बोलेंगे? No. P implies Q नॉट इक्वल टू Q implies P। ये ध्यान रखना है, पहले कौन लिख रहे हैं बाद में। एंड और में ये दिक्कत नहीं था, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा। तो P implies Q नॉट इक्वल टू Q implies P। हो गया? इतना समझ में आया? चलो फिर क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। अब सब एक ही साथ बना जाते हैं, अब तुम लोग समझ में आएगा कैसे क्या करना है। इसका वेन डायग्राम कैसे दिखेगा? P implies Q, इंटरसेक्शन दिया है। इधर बनाते हैं P implies Q। P Q बोलो। अगर तुमको ये ज्यादा केस लग रहा है तो फॉल्स निकाल के उल्टा कर दो। पहले हम क्या बनाते हैं, फॉल्स कब होगा, फॉल्स कब होगा? सिर्फ P का एरिया छोड़ के बाकी का सारा होगा। हाँ, तो अगर ऐसा दिक्कत है तो पहले इसका बनाते हैं, फॉल्स कब होगा? फॉल्स कब होगा? जब P ओनली P होगा, तभी फॉल्स होगा। ओनली P,
P ट्रू Q फॉल्स, मतलब ओनली P। ये हो गया फॉल्स का रीजन, नहीं हुआ। ये फॉल्स का रीजन हुआ। ट्रू का रीजन क्या होगा? रीजन छोड़ के पूरा होगा। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q। इसका नेगेशन कौन सा होगा? बना लोगे? P ओनली। P ओनली क्या जाएगा? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। अब नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q को लिखेंगे क्या? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, बोलो। यहाँ माइनस को क्या लिखते हैं? मतलब जैसे सेट में करते थे A माइनस B, A माइनस C, माइनस मतलब नेगेशन हुआ रहेगा था। A माइनस B मतलब यहाँ A माइनस लिखने तुमको कहाँ है? सेट को कहाँ रिप्रेजेंट करना है? बस खुद से सोचना है। क्वेश्चन बनाएगा, देखे ना क्या होता है। चलो इसको सर लिखेंगे क्या? P implies negation of Q. हाँ, तो क्या बोलेंगे? ये फॉल्स कब होता है? फॉल्स कब होता है? जब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू मतलब P एंड सेकेंड फॉल्स मतलब नेगेशन ऑफ Q। क्या हो गया? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज P एंड नेगेशन ऑफ Q। P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसका वेन डायग्राम कैसा दिखेगा? P ओनली, P Q चाहिए पार्ट। हुआ? Yes. यहाँ तक हो गया। चलो अब क्या करते हैं हम लोग? जो स्टेटमेंट आता है उसका नेगेशन बनाते हैं। तो चलो दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उसका बनाना। लिखो, एग्जांपल लिखो। इफ यू आर बोर्न इन सम कंट्री, if you are born in some country, if you are born in some country, then you are a citizen of that country. If you are born in some country, then you are citizen of that country. Then you are citizen of that country. देखा? इसका नेगेशन बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे? नेगेशन। देखो इसका नेगेशन क्या लिखे हैं? P एंड नेगेशन ऑफ Q। सबसे पहले इफ देन को तो खा जाना है। इसमें कहीं इफ देन दिख रहा है? कहीं इम्प्लीकेशन का साइन दिख रहा है? नहीं। सबसे पहले इफ देन को मिटा देंगे। इफ देन तो नहीं दिखना चाहिए, और बीच में एंड दिखना चाहिए। बस अब बना दो, क्या होगा? क्या लिखेगा? If you are born in some फिर country इफ and बोल you रहा are not a इफ बोल रहा citizen. है। फिर इफ if बोल रहा sorry है। if नहीं you से। फिर से बोलो। You are born in some country and you are हाँ not a citizen of that country. हाँ, क्या हो जाएगा? P है, यू आर बोर्न इन सम कंट्री, सेम छाप देंगे। फिर एंड लगाएंगे। इफ देन तो पहले ही हटा दिए। फिर सेकेंड का क्या लेंगे? निगेशन। क्या हो जाएगा? यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो आंसर हो जाएगा यू आर बोर्न इन सम कंट्री एंड यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, एंड यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। चलो, ये एग्जांपल बहुत देर से तुम लोग का इंतजार कर रहा था। कहाँ गया वो? भाग गया क्या? कहाँ भागा?
तुम लोग को दिख ही जाएगा। तब ईमानदारी से ये मत देखो, स्क्रीन मत देखो, खुद से लिखो, हम बोल रहे हैं, चीटिंग नहीं करेगा कोई। लिखो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ equivalent statement of equivalent statement of the equivalent statement of the statement equivalent statement of the statement। देखो कैसा लिखा हुआ, ऐसा ही लिखा रहेगा, ये देख सकते हो। equivalent statement of the statement if 8 greater than 10, if 8 greater than 10, then 2 squared is equal to 5. If 8 greater than 10, then 2 squared is equal to 5 will be। चलो बोलो। इक्विवेलेंट अच्छा, सिर्फ इक्विवेलेंट पूछा ना? इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट का मतलब नेगेशन तो नहीं होता है। मतलब देखो ना, इसको और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये डायग्राम बनाए ना हम लोग, इसमें कौन सा डायग्राम हुआ? सर तो इसका ऐसे कर सकते हैं कि नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। हाँ, वही कर सकते हैं। मतलब उसका नेगेशन लेके फिर नोट लगा देंगे। मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, यही ना? इसको और क्या बोल सकते हैं? चलो ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 2s, if 2 square is equal to 5, then 8 greater than 10। If 2 square is equal to 5, then 8 greater than 10। Second, 8 less than 10 and 2 square not equal to 5। 8 less than 10 and 2 square not equal to 5। Third, 8 less than 10 or 2 square is equal to 5। 8 less than सेकंड ऑप्शन नहीं, गलत है। और 4 नन ऑफ दीज। सर सी एक और बार बोलिए ना। 8 less than 10 or 2 square is equal to 5। सर सी होगा क्या आंसर? नहीं। चलो डायग्राम बना के दिखाते हैं। पहला डायग्राम तो समझ में आ गया। दूसरा डायग्राम देखो कैसा दिखेगा। ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए का डायग्राम ऐसे ट्रूथ टेबल से ही बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल तुम लोग बोलो तो बना देते हैं, नहीं तो खुद से बनाना। चलो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है पी स्टेटमेंट क्या है? 8 ग्रेटर देन 10। क्यू स्टेटमेंट क्या है? क्यू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यही है ना? देखो ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मतलब क्यू, यही ना? 8 ग्रेटर देन 10 मतलब पी। इफ देन लगाओ मतलब क्या है? क्यू इम्प्लाइज पी है ना? और क्यू इम्प्लाइज पी और पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी कभी इक्वल होता है? नहीं। नहीं होता है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन चला गया। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ? 8 लेस देन 10 मतलब क्या है? नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी। एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 मतलब 5 मतलब नेगेशन ऑफ क्यू। यही ना? इसका फट से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत बनाए। ये P, ये Q, ठीक।
निगेशन ऑफ पी मतलब पी छोड़ के सारा और क्यू छोड़ के सारा, दोनों में कॉमन क्या है? यही ना, 12 वाला सारा पार्ट। पी छोड़ के सारा, क्यू छोड़ के सारा, दोनों में कॉमन, ये नहीं होगा? होगा। तो क्या ये पी इम्प्लाइज क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? पी इम्प्लाइज क्यू में पूरा क्यू तो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? पी इम्प्लाइज क्यू है ये? नहीं। नहीं है, मतलब ये होगा क्या? बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू मतलब नोट पी एंड नोट क्यू, ठीक? मतलब न पी होना चाहिए, ऐसे ही सोचो, न पी होना चाहिए न क्यू होना चाहिए, मतलब पी का सर्कल में भी कुछ नहीं आएगा, क्यू का सर्कल में भी कुछ नहीं आएगा, न पी न क्यू, यही ना? थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड क्या है? थर्ड में वो इंटरसेक्शन वाला रीजन नहीं आ रहा। ये क्या है? पी, पी की नोट पी, क्या 8 लेस देन 10 क्या है? Not पी P. की नोट पी Not P. और क्यू। क्यू, नोट पी और क्यू, देखो ऐसा बनेगा। और मतलब कोई भी एक बना लेंगे, उसमें तो रेडी होगा ना, और नोट पी बना लेते हैं, मतलब पी छोड़ के सारा तो होगा ही होगा, नोट पी है तो हुआ। और क्यू, ये तो आ रहा है रे, रीजन आ गया ना? और है ना। हाँ, और मतलब कि क्या यूनियन होता है, मतलब उसमें और ऐड होगा, ये तो आ रहा है, हाँ। तो सी तो होना चाहिए। तुम नोट पी नोट क्यू गलत तो नहीं किया है? सही तो बोला। 8 ग्रेटर देन 10 और ये 8 लेस देन 10, इंटरसेक्शन कैसे आ जाएगा? तो ये हो गया 2 स्क्वायर इक्वल टू 5, 2 स्क्वायर इक्वल टू 5, ये तो सही है, दोनों इक्विवेलेंट है। थर्ड होगा। ऐसे इंटरसेक्शन कैसे आ सर जाएगा? 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 5 लेंगे तब होगा क्या? 2 स्क्वायर नहीं, नॉट इक्वल टू 5 लेते हैं। थर्ड आंसर तो आ रहा है, थर्ड आंसर कैसे नहीं आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है? अरे गधा, यूनियन क्यू है तो क्यू में इंटरसेक्शन नहीं आएगा? इंटरसेक्शन बोलते हैं, यूनियन है, हाँ। यूनियन में क्यू पूरा नहीं आएगा, हम्म। सी होगा। देखो, इसका ट्रूथ टेबल भी बना के दिखा सकते हैं। क्या है? नोट पी एंड क्यू ना, पी क्यू, नोट पी और इसका और है, यही ना? तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नोट पी क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हुआ। अब क्या था? नोट पी और क्यू ना, बोलो, और इस क्यू। दोनों का और लेना है, क्या होगा? ये दोनों का और, सिर्फ यहाँ फॉल्स होगा, बाकी ट्रू ट्रू बाकी होगा। सारा देखो, इम्प्लाइज क्यू से मैच करवा, हुआ कि नहीं हुआ? पी इम्प्लाइज क्यू से मैच नहीं है? पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज फॉल्स कब होता है? जब हाँ कर फर्स्ट रहा ट्रू सेकेंड फॉल्स, मतलब क्या आंसर सी होगा, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोलो, कोई डाउट है? मेरा सही था सर। तुम्हारा तो लगता है गलती से ही हुआ क्या? नहीं सर। तो बना के की? यस सर।
बोलो, ऐसे बनेगा वेन डायग्राम से तुरंत बन गया ना, ऐसे इससे ट्रूथ टेबल से भी बनेगा, उससे भी बनेगा। ये समझ में आ गया? सबको कुछ बोलना नहीं। हाँ बोलो। हाँ सर समझ आ गया। तो तुम्हारा गलत क्यों हुआ था? और वर्ड में कौन बोला करने? चलो ये हो गया इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन सब कुछ बता दिए। अब इम्प्लीकेशन के लिए ही 3 टर्म डिफाइंड होता है, सिर्फ इसी के लिए। एंड और डबल इम्प्लीकेशन ये सब के डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ इसी के लिए।